इंडिया में हर साल लाखों शादियां होती हैं और इंडियन वेडिंग का जो मार्केट है वो है 130 बिलियन डॉलर्स का। कुछ लोग शादी का डिसीजन करके अपना लाइफ अच्छा बना लेते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये एक लाइफ टाइम रिग्रेट बन के रह जाता है। The whole nation is outraged as to what happened to Twisha Sharma in Bhopal in her matrimonial house. Whether it was a suicide, whether she was killed by her in laws, by her husband, by her mother in law, well, those are the questions being raised by Twisha's parents and her brother. इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन मैरिज सिस्टम। और इंडियन वेडिंग का जो साइकिल है वो मैं एक आपको स्टोरी से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लड़की 24 साल की है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है एंड जॉब कर रही है एंड वो अपने इतने बड़े करियर का इनिशियल स्टेज पे है। वो काम वाम करके अपने घर आती है, फिर पीजी में जाती है एंड फोन पे उससे सिर्फ एक चीज पूछा जाता है कि बेटा शादी कब करनी है। ऑन द अदर हैंड, एक 28 साल का लड़का है जिसने अभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करके वो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया है। अभी उसकी इतनी बड़ी सर्विस की इनिशियल स्टेज चालू है एंड आपको पता ही है कि इंडियन वेडिंग मार्केट में एक सरकारी नौकरी करने वाले लड़के का कितना डिमांड रहता है। वो लड़का किसी का बर्थडे पार्टी में भी जाता है या मुंडन में भी जाता है या शादी न्योते में भी जाता है, तो उससे भी एक ही चीज सवाल पूछी जाती है कि भाई शादी करके सेटल करो। एंड इंडिया में एक वर्ड आता है जिसे बोला जाता है बिचौलिया, जो दो फैमिली को मिलवाते हैं। एंड ये दो फैमिली मिलने के बाद बात होती है कि क्या लेना है क्या देना है। डाउरी, 4 व्हीलर चाहिए, गोल्ड का चेन चाहिए, बुलेट बाइक चाहिए या एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, इन सब टॉपिकों पे बात होता है। उसके बाद नंबर एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों परिवार एक दूसरे का बैंक बैलेंस चेक करते हैं, हैसियत चेक करते हैं, समाज में कितना किसका औहदा है, लड़के के पास कितनी जमीन है, कितने दिन की सर्विस है, लड़की के पास चेक कर रहा था उसका रंग गोरा है कि नहीं है, किचन विचन संभालने आता है कि नहीं, खाना वाना बनाने आता है कि नहीं, पूजा पाठ करने आता है कि नहीं, दैट्स ऑल। इन सब चीजों में वो मेन जो इंग्रेडिएंट है जो शादी में होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी, लव, ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, वो चला जाता है तेल लेने के लिए। फिर शादी होती है, जितनी भी सेविंग्स रहती है सब शादी में लुटा देते हैं लोग। डाउरी दिया जाता है, गोल्ड एक्सचेंज किए जाते हैं। इन लोगों से लड़का लड़की कभी लाइफ में मिले भी नहीं है, जिन रिश्तेदारों से उन्होंने कभी कॉल पे बात भी नहीं किया होगा, वो भी उनके खाने में कमियां निकाल के चले जाते हैं घर। फाइनली समाज के 4 लोगों को खुश करके वो शादी सक्सेसफुली हो भी जाती है। लेकिन शादी के 3 साल के बाद वो लोग फैमिली कोर्ट में नजर आते हैं। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 6000 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं डाउरी केसेस में। और सबसे ज्यादा सेल्फ हार्म इंडिया में होती है मैरिड मैन के साथ। क्या कि मैरिड मैन सबसे ज्यादा सेल्फ हार्म करते हैं वर्ल्ड में। 30% वुमेन अपनी लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर चुकी है एंड ये रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड का कहना ही नहीं। इस देश में आधे से भी ज्यादा कपल्स शादी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बस सर्वाइव किए जा रहे हैं। एंड इस वीडियो में मैं मेन वर्सेस वुमेन नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में बस ये सिस्टम को एक्सपोज करने वाला हूँ कि कैसे शादी एक पर्सनल चॉइस के अलावा एक कर्तव्य बन जाता है, एक टास्क बन जाता है कि लाइफ में हमको ये करना ही करना है। लोगों ने एक टेम्पलेट डिसाइड करके रखा हुआ है यानी उसको फॉलो करना ही करना है। पहले स्कूल, उसके बाद फिर कॉलेज, उसके बाद फिर जॉब, उसके बाद फिर शादी, उसके बाद बच्चे, फिर उन बच्चों की स्कूलिंग, उसके बाद उनकी कॉलेज, उनके बाद उनकी शादी, उसके बाद हम लोग तो रहेंगे नहीं, फिर उनके बच्चे होंगे। यानी ये लाइफ साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और गलती से भी आपने अगर ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया, ये टेम्पलेट को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने लाइफ में, तो आप समाज में एक अकेले कोने में देखे जाओगे, आपको एक स्टीरियोटाइप में कैद कर दिया जाएगा। अगर आपने शादी भी कर ली और उसके बाद उस शादी से निकल के आप डाइवोर्स लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, तब तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते समाज में। आपको सोसाइटी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इंडिया के जो अरेंज मैरिज वाले सेटअप में हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी छोड़ के बाकी सब चीज चेक करते हैं, लाइक सैलरी, जमीन जायदाद, स्टेटस, गाड़ी, घर, बंगला, फैमिली में सोसाइटी का कितना इन्फ्लुएंस है, एंड सबसे जहरीला चीज, लोग क्या कहेंगे। और आज सोशल मीडिया में वेडिंग को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि मिडिल क्लास लोग भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उस टाइप का वेडिंग, वो लोग भी अपना सेविंग्स, अपना जितने भी एसेट्स होते हैं उनको भी दाव पे रख के वो वेडिंग्स प्लान करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, परफेक्ट रील हो गया, ड्रोन शॉट, प्रॉपर प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, सेलिब्रिटी डांस परफॉर्मेंस, और ऐसे ऐसे रिवाज जो पहले हमारे कल्चर में थे भी नहीं, उसे भी जबरदस्ती है इंस्टाग्राम और रील्स के कारण उसे भी इंक्लूड करना पड़ रहा है एंड उससे और ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाती है एक वेडिंग। बड़े बड़े डिजाइनर्स के आउटफिट्स हो गए, वो भी मैचिंग, और महंगे महंगे ज्वेलरीज हो गए। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद ज्यादातर कपल्स एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं कर पाते या 1 घंटे से ज्यादा वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। एंड हम इंडियंस सक्सेसफुल वेडिंग तो प्लान कर लेते हैं लेकिन एक सक्सेसफुल मैरिज नहीं कर पाते हैं। हम लोग ओपनली एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन डाउरी अभी भी एग्जिस्ट करती है एंड डाउरी सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित नहीं रही है, ये ऑल ओवर इंडिया चलती है। एंड आजकल डाउरी एक मॉडर्न पैकिंग में आती है जिसे हम लोग आजकल गिफ्ट भी कहते हैं।
एंड आपने अपने लाइफ में किसी लड़के के पेरेंट्स से ये लाइन तो जरूर सुना होगा, अभी कोई डिमांड नहीं है, बस लड़का गवर्नमेंट जॉब में है एंड आप अपनी बेटी को क्या देना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। आजकल तो भिखारी लोग भी क्यूआर कोड लेके चलते हैं, तो थोड़ा तो डाउरी का मेथड बदलना चाहिए। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग हर साल 6000 से भी ज्यादा डाउरी केसेस रजिस्टर होते हैं। करके उसे मारा गया है और मारने के बाद ही उसे छत से नीचे लटकाया गया, नीचे डाल दिया गया तुरंत। शादी 11 दिसंबर 2024 को हमने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसके 2-3 महीने बाद ही उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें तो इतनी बड़ी गाड़ी मिलनी थी, हमें फॉर्च्यूनर मिलनी थी, हमारी तो शादी तुमने जो हल्की करी है, हमारे लेवल की शादी नहीं करी है। और बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया उन्होंने, और जिसका अंत ये हुआ कि उन्होंने उसे मार दिया लड़की को। मैं कई बार समझाने की कोशिश भी करी है कि भाई समझ हो जाए और सुलझ जाए, केस हमारी जाए, ऐसा ना हो। बाकी उसका लास्ट ये हुआ कि उन्होंने लड़की को मार दिया। और आपके सामने ये जो भी है कि आपकी बेटी गिर गई है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ से गिर गई है मेरी बेटी, तो और एनसीआरबी के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड इससे भी ज्यादा हो सकता है। और एवरेज कन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा पुअर है। एक लड़की अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के एक नए सेटअप में आती है, एक नया एनवायरनमेंट में आती है, एक नए कल्चर में जाती है, और उस टाइम कोई भी लड़की का दिमाग में दो चीजें चलती है, एक तो खुशी की, एक नया परिवार बनने वाला है, एक नई पीढ़ी बनेगी उनसे, और दूसरी तरफ रहती है एंजाइटी कि अब क्या होगा उनके साथ। एंड धीरे धीरे ससुराल बिग बॉस का सेट बन जाता है, जहाँ पे न्यूली मैरिड लड़की को रोज टॉन्ट्स, कंपैरिजन, ह्यूमिलिएशन और इमोशनल टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जाता है, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो, क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है। एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है। जो सास शादी से पहले बोलती थी कि हमें बस एक बेटी चाहिए, और वही सास आपको हाउस हेल्प की तरह ट्रीट करेगी। हमने बहुत प्यारी बच्ची इनको दी थी, जो एक मल्टी टैलेंटेड लड़की थी। आप इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई अपराधी इनके यहाँ गया था, वो बहू नहीं थी, एक अपराधी। Schizophrenia ये तो हो गई लड़की की साइड की बात, अब लड़कों की साइड की बात सुन लीजिए। इस अरेंज मैरिज वाले सेटअप में लड़के बस एक प्रोडक्ट बन के रह जाते हैं, जहाँ पे उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि इनका जो एजुकेशन पे जो उनका खर्चा हुआ है उसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं, एंड लड़की का दहेज को एज ए रिटर्न वैल्यू देखते हैं। एंड गलती से अगर लड़के की गवर्नमेंट जॉब है, तब तो उसका जो मार्केट का जो वैल्यू है वो 10x बढ़ जाता है। फिर एक इंसान जो कल तक एक नॉर्मल लड़का था, वो एक प्रोडक्ट बन जाता है विद प्राइस टैग। इसमें ऐसा नहीं है कि लड़के के पेरेंट्स ही चंड चक्कर रहते हैं, इसमें लड़की वालों की भी उतनी गलती रहती है, क्योंकि वो बिडिंग करते हैं। 21 लाख का बोली लगाता है, कोई 25 लाख का लगाता है, कोई 25 लाख प्लस स्कॉर्पियो का बोली लगाता है, कोई 30 लाख प्लस फॉर्च्यूनर का बोली लगाता है, कोई गोल्ड चेन का बोली लगाता है, कोई क्या तो क्या क्या। मोस्ट केसेस डाउरी को बढ़ावा लड़की वाले की तरफ से ही ज्यादा मिलता है। मोस्ट ऑफ द लड़के जो इस पोजीशन तक जाते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया होता है। इस एज में वो दूसरे जेंडर को समझ सकते थे, उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बिल्ड कर सकते थे। उस टाइम उन लड़कों ने अपना करियर बनाने में फोकस किया, एंड जब उन्होंने करियर बना भी लिया तो पूरे टाइम वो काम नहीं रहते, क्योंकि उनका सोशल लाइफ, उनका जो फीमेल फ्रेंड का रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, एंड उनको कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल एम्पैथी एंड एक पर्सनैलिटी बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से इंडिया में सेक्स एजुकेशन का हालत आप लोग को सबको पता ही है, एंड लैक ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स द वुमेन। ये लड़के लोग उस वुमेन को एक ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं या एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं शादी के बाद। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं। एंड इन्हीं सब का रिजल्ट है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 30% वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती है, एंड वायलेंस से भी ज्यादा मैरिटल रेप के केसेस आते हैं, जैसे आपने चिड़ैया मूवी में देखा होगा वैसा टाइप का। एंड मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स तो रिपोर्ट तक भी नहीं करते इस बात को, और जो विक्टिम शेयर भी करना चाहते हैं किसी को या अपने फैमिली मेंबर्स को, तो उनको भी ऐसे बोलती है कि घर की बात है, घर में रहने दो, एडजस्टमेंट करो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे वो सुधर जाएंगे, जो कि कभी नहीं होता। सीन इससे ज्यादा वर्स्ट ही होता है, अच्छा तो नहीं होता इससे। और ये मेंटल प्रेशर और वर्बल अब्यूज सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी एक शादी में ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। ये कोई नया नहीं है, ये पहले से भी है। एंड आजकल ये बातें क्यों आ रही है, क्योंकि लोग आजकल वीडियो क्लिप्स बना के इंटरनेट पे डालने लगे हैं, तब जाके हमें ये समझ में आता है कि मेन भी अब्यूज होते हैं एक शादी में। अभी रिसेंटली ही अतुल सुभाष का जो केस था, उनका जो वीडियो क्लिप था, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कितना ज्यादा उनको मेंटल टॉर्चर किया गया था। मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया। उसे भी पता है वो बच्चे को अक्षम है, खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है,
वो भी पालेगा उसे। मैं माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। हाँ, थैंक यू। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा टॉर्चर होता है तो उनके पास हेल्पलाइन है, उनके पास एक लॉ बना हुआ है, या उन्हें कम से कम फैमिली तो सुन लेती है। लेकिन एक लड़के के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं बना, कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं बना, या कोई ऐसा दोस्त नहीं बना जिनके साथ वो ये शेयर कर सकते हैं। अगर गलती से भी किसी आदमी ने ये सब चीज शेयर कर लिया किसी दोस्त के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो उसे ये बोल दिया जाता है कि नामर्द हो क्या, मर्द बनो, झेलो इसे। एक इंपॉर्टेंट लॉ बना जो डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर था, एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था एंड नॉन अवेलेबल थी। एंड ऑनेस्टली ये लॉ होना चाहिए, एंड बहुत वुमेन को इससे बहुत ज्यादा सेफ्टी भी मिली है, बहुत ज्यादा राहत भी मिली है, उनको जस्टिस भी मिला है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब इस पावर को भी मिसयूज करने लगे लोग, एक्सप्लॉइट करने लगे पैसा ऐंठने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि 48A जो केसेस लगते हैं उसमें सबसे ज्यादा लो कन्विक्शन रेट है, मतलब फॉल्स एलिगेशंस होते हैं या फॉल्स रिपोर्ट होते हैं वो दर्ज किए जाते हैं। प्रॉब्लम कोई सिंपल नहीं है। कुछ वुमेन को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है, लेकिन कुछ वुमेन इस लॉ को मिसयूज भी करते हैं, एंड कुछ वुमेन एक्सप्लॉइट करते हैं पैसा ऐंठने के लिए। एंड बहुत केसेस में जो वाइफ होती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहती है, एंड उसको रिलेशनशिप फंड करने के लिए, एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए इस लॉ को मिसयूज किया जाता है। एंड सोशल मीडिया पे ये जेंडर वॉर एकदम नेक्स्ट लेवल जा चुका है। लड़का लड़की को नहीं देखना चाहते, लड़की लड़का को नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करते रहते कमेंट सेक्शंस में। अब बात करता हूँ उन साइलेंट विक्टिम्स की जो ये दो परिवार और दो लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पिसे जाते हैं। फैमिली कोर्ट्स में दो परिवार तो लड़ लेते हैं, दो लोग तो लड़ लेते हैं, लेकिन बीच में पिसता कौन है? बीच में पिसते हैं बच्चे। आप लोगों को पता है कि कोर्ट केसेस कितने ज्यादा हेक्टिक होते हैं, कितने ज्यादा प्रेशराइजिंग होते हैं। उस प्रेशर में दो फैमिलियां लड़ रही होती है, दो कपल्स लड़ रहे होते हैं, एंड बीच में पिस जाते हैं बच्चे। उस सिचुएशन में पति को लगता है कि उसे पत्नी की जरूरत नहीं है, एंड पत्नी को लगता है कि उसे हस्बैंड की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बच्चे को बचपना जीने के लिए उन दोनों की जरूरत पड़ती है। फेल्ड मैरिज में सबसे ज्यादा सफर बच्चे ही करते हैं। वो बच्चे जो बचपन से ही पेरेंट्स की लड़ाइयाँ देखते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज देखते हैं, वर्बल अब्यूज देखते हैं। जो बच्चे बचपन में ये सब फेस करते हैं, उन बच्चों का जो मेंटल स्टेट है वो किस लेवल तक खराब हो सकता है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडिया में मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता है, एंड खासकर मैरिजेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रेशर्स में तो कोई डिस्कस भी नहीं करना चाहता है। एंड डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सेल्फ हार्म प्रोसेस में इन चीजों को लिंक किया जाता है, जिनमें आता है फैमिली डिस्प्यूट्स, मैरिज इशूज, रिलेशनशिप स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल प्रेशर। एंड सोसाइटी के पास सिर्फ एक सोल्यूशन जाता है कि एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। इंडिया में डाइवोर्स रेट कम है कंपैरेटिवली वर्ल्ड के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में हैप्पी मैरिजेस बहुत ज्यादा है। एंड मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक मैरिजेस में लोग बाहर नहीं निकल पाते। उसका कारण ये हो सकता है, एक तो सोसाइटी का डर, क्योंकि जो स्टिग्मा एक डाइवोर्स आदमी के लिए बना के रखा है या डाइवोर्स औरत के लिए बना के रखा है, वो सोसाइटी के हिसाब से एग्जिस्ट भी नहीं करने चाहिए। एंड बहुत सारे वुमेन टॉक्सिक मैरिज में इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन हो जाता है, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी उनके हस्बैंड की तरफ रहती है, एंड वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सकते शादी से। सोशल सेम है कि डाइवोर्स लेके घर पे बैठ जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, एंड बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, इमोशनली डेड हो चुके हैं मन से। मेरी इन बातों से आप डिमोटिवेट होती है, क्योंकि अच्छी मैरिजेस एग्जिस्ट करती है जहाँ पे इक्वलिटी होती है, कंपैशन होता है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंसी रहती है, कम्युनिकेशन रहता है, वहाँ पे वो रिलेशनशिप स्टेबल रहती है एंड अच्छी चलती है, एंड फैमिली अच्छी खासी बिल्ड होती है। वहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ होती है जो आप सोशल मीडिया या मूवीज या वेब सीरीज में देखते हो कि एक हैप्पी मैरिज ऐसी होती है, एक डिल्यूजनल हम लोगों को सपना दिखाया जाता है बचपन से कि शादी होगी, सब सही होगा, बड़ा शादी हो जाएगी, सब चीज स्टेबल हो जाएगा, बीवी बच्चे रहेंगे, सब हैप्पी हैप्पी रहेंगे। वैसे ही डिल्यूजनल चीजें बच्चों को बचपन से सिखाई जाती है कि शादी करके सब चीज सही हो जाएगा, जबकि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों जेंडर्स की। प्रॉब्लम तब होती है जब शादी आपका पर्सनल चॉइस नहीं होता है, एक पूरा फैमिली डिसीजन होता है या एक पूरा सोसाइटी का डिसीजन होता है कि भाई तुझे तो शादी करना पड़ेगा या बहन तुझे तो शादी करना ही पड़ेगा। शादी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, एंड ये डिसीजन लेने का हक सिर्फ एक इंडिविजुअल का है। ना उसकी फैमिली डिसाइड कर सकती है, ना सोसाइटी डिसाइड कर सकती है, ना किसी का बैंक बैलेंस डिसाइड कर सकता है, ना किसी का जमीन जायदाद डिसाइड कर सकता है, ना किसी की सरकारी नौकरी डिसाइड कर सकती है कि वो शादी करने लायक है या नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स के प्रेशर में आके या सोसाइटी का प्रेशर में आके ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिसके कारण आपको पूरा लाइफ भर पछताना पड़े। एंड मुझे जानना है कि आप लोगों का क्या टेक है शादी को लेकर, अरेंज मैरिज या लव मैरिज या नो मैरिज। आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि मेरी ऑडियंस शादी के ऊपर क्या सोचती है। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एंड मेरे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हो शादी को लेकर। एंड ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनकी अभी नई नई शादी होने वाली है। वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनकी शादी की उम्र हो गई है एंड उनको प्रेशर किया जा रहा है शादी के लिए, तो ये वीडियो उनको भी भेज सकते हैं, उनके पेरेंट्स को भेज सकते हैं कि देखो भाई डिसीजन बहुत बड़ा है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू। जय हिंद।